डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी ध्यान खींचा है। मेरा मतलब है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना। ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके आप कह सकती हैं कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी ये बातचीत आधारित है फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता, वैश्विक पहल और विरोध शीर्षक वाले दस्तावेज पर। इसमें इस पूरे मामले की काफी जानकारी दी गई है और हाँ, इसी से आज का हमारा बुनियादी सवाल भी उभरता है ना? हाँ बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या इन 3 बड़े पश्चिमी देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना एक सही और कह सकते हैं असरदार कदम है, जो जैसा कि जानकारी में इशारा किया गया है इजरायली कब्जे को खत्म करने में मददगार साबित होगा? या फिर दूसरी तरफ देखें तो क्योंकि जानकारी में इजराइल के विरोध का भी साफ तौर पर जिक्र है, तो क्या ये एक ऐसा विवादित फैसला है जिसके नतीजे शायद उल्टे पड़ सकते हैं, खासकर इजराइल के इस कड़े रुख को देखते हुए? ये है असल मुद्दा। इस चर्चा में मेरा पक्ष ये रहेगा कि ये मान्यता फिलिस्तीनी संप्रभुता और जो दशकों पुराना कब्जा है उसे खत्म करने की दिशा में एक जरूरी और एक सकारात्मक कदम है। और ये बात मुझे लगता है हमें उपलब्ध जानकारी से भी संकेत मिलता है। और मैं दूसरी ओर इस कदम की व्यावहारिकता पर ज्यादा ध्यान दूंगा। मतलब ये जमीन पर कितना कारगर होगा, इसकी टाइमिंग क्या सही है और इजराइल का जो विरोध है उससे क्या मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, वो पहलू जिनका जिक्र जानकारी में भी है। और ये सीधे सीधे उस चीज का समर्थन करता है जिसे हमारी जानकारी में इजराइल के अवैध कब्जे को समाप्त करने में मदद कहा गया है। अब यहाँ अवैध कब्जा से मतलब, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में समझा जाता है, वो उन इलाकों पर इजरायली नियंत्रण से है जिन पर फिलिस्तीनी अपना दावा करते हैं, है ना? तो ये मान्यता फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार को मजबूती देती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज को वजन देती है। ये दिखाता है कि दुनिया के कुछ प्रभावशाली देश अब उस यथास्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो इतने लंबे समय से चली आ रही है। ये फिलिस्तीनी लोगों की सालों पुरानी उम्मीदों को एक तरह से वैधता देता है। इसलिए मैं इसे फिलिस्तीनी संप्रभुता की तरफ एक ठोस और जरूरी कदम मानती हूँ। मैं समझता हूं कि आप इसे जरूरी और सकारात्मक क्यों कह रहे हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के नजरिए से देखें तो। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा जिसका जिक्र हमारी जानकारी में प्रमुखता से है, वो है इजराइल का कड़ा विरोध। मेरा नजरिया थोड़ा व्यवहारिकता पर टिका है। क्या इस तरह की एक तरफा मान्यता, जब संघर्ष का एक मुख्य पक्ष यानी इजराइल इसका इतनी शिद्दत से विरोध कर रहा हो, तो क्या ये वाकई जमीन पर उस मकसद को पूरा कर पाएगी, यानी कब्जे को खत्म करने में मदद? ये असल सवाल है। क्या ये कदम बिना किसी आपसी सहमति के शांति की प्रक्रिया को आसान बनाएगा या उसे और उलझा देगा? क्या इससे दोनों पक्षों के बीच जो पहले से तनाव मौजूद है वो और नहीं बढ़ेगा? देखिए, इस क्षेत्र का इतिहास अगर हम देखें तो वो यही बताता है कि स्थायी शांति सिर्फ बातचीत और आपसी समझौते से ही आई है। अब इजराइल के विरोध को भले ही वो अपेक्षित हो, पर उसे नजरअंदाज करना जमीनी हकीकत को बदलने में कितना कारगर होगा, ये सोचने वाली बात है। हमें ये तोलना होगा कि क्या ये मान्यता वाकई किसी समाधान की तरफ ले जा रही है या बस कूटनीतिक स्तर पर एक और गांठ लगा रही है। आपने व्यवहारिकता और जमीनी हकीकत की बात की, ये अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं प्रभावशीलता को थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। आपने इजरायली विरोध का जिक्र किया। मेरा तर्क ये है कि इसी विरोध के बावजूद ये मान्यता फिलिस्तीन की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत को मजबूत करती है। जब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सामने आते हैं तो इजराइल पर कूटनीतिक दबाव तो बढ़ता ही है कि वो उस स्थिति को बदले जिसे हमारी चर्चा का आधार वो दस्तावेज अवैध कब्जा बताता है। जानकारी में ये कहा गया है कि इससे मदद मिलेगी। ये मदद सिर्फ हवाई नहीं है मेरे ख्याल से। सोचिए, भविष्य में जब भी बातचीत की मेज सजेगी तो एक मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन की मोलभाव करने की ताकत थोड़ी ज्यादा होगी, है ना? अंतर्राष्ट्रीय अदालतों या मंचों पर उनके दावों को ज्यादा वजन मिलेगा। और हाँ, ये कदम बिल्कुल दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर कई और देश इस राह पर चलते हैं तो एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बन सकती है जो इजराइल के लिए नजरअंदाज करना ज्यादा मुश्किल होगा। तो प्रभावशीलता सिर्फ कब्जा हटाने में नहीं, बल्कि उस तरफ ले जाने वाले कूटनीतिक और कानूनी माहौल को बदलने में भी है, लगती है। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं
जमीन पर क्या बदलेगा? जानकारी साफ कहती है कि इजराइल विरोध कर रहा है। जब एक मुख्य पार्टी आपके कदम को सिरे से खारिज कर रही है, तो वास्तविक बदलाव आएगा कैसे? मतलब, क्या इन 3 देशों के मान्यता देने भर से वेस्ट बैंक में बस्तियों का निर्माण रुक जाएगा? क्या गाजा की आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो जाएगी? या फिलिस्तीनियों के लिए आवाजाही आसान हो जाएगी? मुझे इसमें गहरा संदेह है, सच कहूं तो। देखिए, किसी भी ठोस प्रगति के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इजराइल का सहयोग या कम से कम उसकी मौन सहमति जरूरी होती है। ये कहना कि मदद मिलेगी एक उम्मीद भरी बात हो सकती है, पर यह स्पष्ट नहीं होता कि यह मदद असल में कैसे काम करेगी, खासकर जब इजरायली सरकार इसे मानने को ही तैयार नहीं। बिना किसी ठोस कार्य योजना के या इजराइल पर असर डालने वाले किसी व्यावहारिक तंत्र के, ये मान्यता कहीं सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक कदम बनकर ना रह जाए। इससे फिलिस्तीनियों में उम्मीदें तो जगेंगी, लेकिन अगर जमीनी हकीकत नहीं बदली तो ये निराशा में भी बदल सकती है। क्या ये वाकई व्यावहारिक है? आपकी चिंता वाजिब है कि सिर्फ मान्यता देने से जमीनी हालात तुरंत नहीं बदलते। ये सच है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैधता और सिद्धांतों का सवाल भी उतना ही अहम है मेरे विचार में। ये मान्यता, जैसा मैंने पहले कहा, आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। फिलिस्तीनियों को अपना राष्ट्र बनाने का हक है और ये मान्यता उसी हक को स्वीकार करती है। जिस स्थिति को अवैध कब्जा कहा जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानी जाती है। तो क्या इसे सिर्फ इसलिए चलने दिया जाए क्योंकि जो पक्ष इसे बनाए हुए है वो बदलाव का विरोध कर रहा है? मुझे लगता है नहीं। ये मान्यता एक नैतिक और कानूनी स्टैंड है जो मौजूदा स्थिति को चुनौती देता है। इजराइल का विरोध अपेक्षित था, कोई भी ताकत आसानी से नियंत्रण नहीं छोड़ती, लेकिन उनके विरोध को वीटो पावर की तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता, खासकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानवाधिकारों की हो। कभी-कभी सिद्धांतों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है, भले ही उसका तत्काल व्यवहारिक असर न दिखे। ये भविष्य के लिए एक नींव रखता है एक तरह से। मैं आत्मनिर्णय के सिद्धांत के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कूटनीति सिर्फ ऊंचे सिद्धांतों से नहीं चलती, उसे जमीनी सच्चाइयों और व्यावहारिक नतीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जब जानकारी ये बताती है कि इजराइल विरोध कर रहा है, तो ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये शांति की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इस विरोध का सीधा मतलब है कि मान्यता देने वाले देशों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। इससे उन व्यापक शांति प्रयासों को धक्का लग सकता है जिनमें इजराइल की भागीदारी जरूरी है। सोचिए, क्या यह बेहतर नहीं होता कि फिलिस्तीन को मान्यता किसी बड़े शांति समझौते के हिस्से के तौर पर दी जाती, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति होती? इस तरह के एक तरफा कदम, भले ही नेक इरादे से उठाए गए हों, अक्सर पार्टियों को और दूर कर देते हैं, बातचीत के दरवाजे शायद बंद कर देते हैं। अगर ये कदम शांति स्थापना के लक्ष्य को, जो शायद इस जानकारी का भी अंतिम उद्देश्य हो, और मुश्किल बना देता है, तो इसकी प्रभावशीलता और यहां तक कि इसकी असली वैधता पर भी सवाल उठना लाजमी है। पश्चिमी लोकतंत्र हैं जिनके इजराइल के साथ भी गहरे संबंध रहे हैं और जिनकी दुनिया में एक साख है। इनका एक साथ या लगभग एक ही समय पर फिलिस्तीन को मान्यता देना अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है। ये दिखाता है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता का मुद्दा अब सिर्फ, कह लीजिए, विकासशील देशों या कुछ गिने चुने यूरोपीय देशों तक सीमित नहीं रहा। ये पश्चिमी दुनिया के मुख्य धारा के देशों में भी जगह बना रहा है। ये सोच में एक अहम बदलाव का संकेत है। मुझे लगता है कि ये कदम निश्चित रूप से दूसरे पश्चिमी देशों, शायद अमेरिका पर भी अपनी मौजूदा नीतियों पर दोबारा सोचने का दबाव डालेगा। ये फिलिस्तीनी मान्यता के आंदोलन को एक नई ऊर्जा देता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है, जहां एक के बाद एक देश इस दिशा में आगे बढ़ें। हाँ, ये तो है कि ये देश प्रभावशाली हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन 3 देशों का मान्यता देना, भले वो कितने भी अहम क्यों न हो, वाकई इतना वजन रखता है कि वो शक्ति संतुलन को बदल सके या इजराइल पर कोई ठोस असर डाल सके? जानकारी में इन्हीं 3 का जिक्र है। क्या ये किसी बड़ी, सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है, या ये बस इन देशों की अपनी अपनी विदेश नीति का नतीजा है?
अगर इसके पीछे कोई व्यापक समन्वित योजना नहीं है तो इजराइल शायद इसे ये कहकर खारिज कर दे कि ये कुछ मुट्ठी भर देशों का नजरिया है, न कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आवाज। देखिए, ऐसे कदमों को असरदार बनाने के लिए अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूरोपीय संघ जैसे बड़े मंचों से ठोस समर्थन की जरूरत होती है। क्या इन 3 देशों के कदम के पीछे वैसा समर्थन है? अगर नहीं, तो क्या ये कदम वास्तव में जमीनी राजनीति को बदल पाएगा या सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा? इजराइल का विरोध, जैसा कि हमने देखा और जानकारी में भी है, इस सीमित समर्थन को देखते हुए शायद और ज्यादा प्रभावी साबित हो। वो इसे आसानी से झेल सकता है। तो अपनी बात को अगर मैं समेटूं तो मेरा मानना है कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को मान्यता देना इजराइल के विरोध के बावजूद एक ज़रूरी और सकारात्मक घटनाक्रम है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के साथ खड़ा है और जैसा कि जानकारी इशारा करती है, ये इजराइल के कब्जे को ख़त्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, भले ही वो योगदान शुरुआत में कूटनीतिक या प्रतीकात्मक ज़्यादा हो। ये फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए उम्मीद जगाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि सैद्धांतिक तौर पर यह कदम भले ही सही लगे, लेकिन हमें इसकी व्यावहारिकता पर गंभीरता से सोचना होगा। जानकारी में जिस इजरायली विरोध का जिक्र है वो महज एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक बड़ी ज़मीनी हकीकत है जो इस कदम के असर को सीमित या शायद नकारात्मक भी बना सकती है। ये मान्यता इस पूरे मसले की जटिलता को और उजागर करती है। ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये वास्तव में शांति और स्थिरता की तरफ ले जाने वाला रास्ता है या अनजाने में ये हालात को और उलझा सकता है। किसी भी कदम की सफलता सिर्फ उसके इरादे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक नतीजों से आकी जानी चाहिए, और वो नतीजे अभी देखने बाकी हैं, अभी स्पष्ट नहीं हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा बेहद पेचीदा है, इसमें कोई शक नहीं, और ये दिलचस्प है कि जिस जानकारी पर हम बात कर रहे हैं वो खुद ही इस तनाव को सामने रखती है। एक तरफ मान्यता का घोषित लक्ष्य कब्जे को खत्म करने में मदद करना, और दूसरी तरफ एक अहम पक्ष यानी इजराइल का विरोध। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद हैं उसी दस्तावेज में। सही कहा, और शायद यही इस तरह की चर्चा का महत्व है। जब हम जानकारी में दिए गए इन अलग अलग पहलुओं, मतलब मान्यता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों को देखते हैं, तो हमें इस मुद्दे की गहराई और इसकी बहुआयामी प्रकृति का कुछ अंदाजा होता है। ये दिखाता है कि एक ही घटना को कितने अलग अलग नज़रियों से देखा और समझा जा सकता है, और हर नज़रिए के पीछे अपने अपने ठोस तर्क हैं। हाँ, इस बातचीत से ये तो साफ है कि इस विषय पर कई तर्कसंगत मतभेद मौजूद हैं, और जो उपलब्ध जानकारी है वो हमें इन सभी पर सोचने को मजबूर करती है। कोई आसान जवाब नहीं है यहाँ। निश्चित रूप से, और संभव है कि इस जानकारी में और भी कई परतें हों जिन पर आगे विचार किया जा सकता है, जो शायद आज की